जो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ तक करवा दिए इंडेक्स, सारे इंडेक्स हो जाए तो आज खाली रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तभी इसके बाद होगा ना, यहाँ तक नहीं ना है। आज हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो इधर, तो ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तीन को होता था, हीटिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता था और केमिकल इफेक्ट, जो कभी 8 क्लास में पढ़े थे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वही चीज निकल के यहाँ पे आया है। तो आज खाली टॉपिक क्या है, क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सीधा मतलब है अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस ना, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस। जैसे किसी बैटरी के द्वारा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स के द्वारा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, अगर ये बैटरी है ठीक है, तो अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है तो इससे क्या होता है, वो क्यों निकल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना कि आगे जाके कोई ना कोई काम हो, ना कोई ना कोई काम हो गए, इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहा है। जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहा है तो वो जो एनर्जी है उसका बाद में दिखाया था कि कितना हिस्सा यूजेबल फॉर्म में गया और कितना हिस्सा अनयूजेबल फॉर्म में गया। यूजेबल फॉर्म बोले तो मतलब इसमें से कितना एनर्जी निकला, अगर हम बल्ब जलाएं तो ग्लो करने में गया, अगर पंखा चलाएं तो ये मैकेनिकल एनर्जी लाने में गया, ठीक है। तो हमारे अंदर से जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से एनर्जी निकल रहा है तो कितना एनर्जी यूज हो पा रहा है और कितना एनर्जी वेस्ट हो पा रहा है। तो हम लोग सीधा हमेशा ये जान लो कि जितना एनर्जी निकलता है कहीं से ना, उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो वेस्ट जाता ही है, हाँ, बाकी सब यूजेबल हो जाता है, चाहे वो जो भी काम के लिए तुम निकाल रहे हो, ठीक है, वो उससे यूज हो जाता है, बट कुछ ना कुछ वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। और वो वेस्ट किस रूप में होता है, होता है हीट के रूप में, ठीक है, पावर लॉस के रूप में। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारा मोबाइल ज्यादा ऑपरेट करते करते क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये गर्म होने से क्या होता है, जितना बैटरी नॉर्मली ठंडा में चल जाएगा ना नॉर्मल मोबाइल में, और जितना हीट में चलाओगे हीट में क्या होगा, बैटरी कम जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर बैटरी उतना ही छोड़ रहा है बट यूज वहां पे बढ़ चुका है, इफिशियंसी बढ़ चुका है। अभी जो पावर अगर 1% जा रहा है, मतलब मान लो पावर 100% गया तो 20% मान लो नॉर्मली गया हीट उसमें, और 80% यूज हो गया। बट मोबाइल जब गर्म है तो तुम 4 मिनट लगा के मोबाइल चला रहे हो या फिर ज्यादा मोबाइल गर्म है तो उसमें क्या 60% ही शायद से बैटरी यूज हो पा रहा है, 40% लॉस हो रहा है पावर में, पावर लॉस मतलब हीट के फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना कि कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है तो उसका कुछ भाग यूजेबल होता है और कुछ अनयूजेबल वेस्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। और इस चीज को सबसे पहली बार कौन देखे थे, जूल, है ना, जूल नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है। यही दिए थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या दिए थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये अपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से बताए थे इस चीज को, ठीक है। सिंपल सा बात है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है, कुछ एनर्जी वेस्ट होता है हीट के फॉर्म में, वो बताए थे कौन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक्चुअली हीट को एक कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कितना होता है, क्योंकि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी को नापते हैं जूल में, तो इसका भी सही कुछ निकाला जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, ध्यान दे दो। इसका सीधा मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही खाली फॉर्मूला तुमको याद रहता है। तो इस फॉर्मूला को एक्चुअली कैलकुलेट किए थे जो तुम्हारा कि हीट क्या हुआ था, हीट होता है जितना देर के लिए करंट है उसका भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट बनेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा टाइम के लिए, तो जैसे 5 सेकंड के लिए चलाओगे तो उतना ही मेरा गर्मी बना पाएगा, अगर 10 सेकंड चलाएंगे तो क्या हुआ, उसका 2 गुना गर्मी
बना पा रहा होता है। यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो दिए। तो ये हीटिंग तो हम लोग जानते हैं, किसी भी कंडक्टर में दे वो पावर लॉस के रूप में हमारा निकल जाता है, कुछ यूज होता है कुछ लॉस में, एंड हीट को कैलकुलेट भी करते हैं। तो ये चीज हमारे लिए लॉस होता है। बट जो चीज हमारे लिए लॉस है ना साइंस में, उसका ठीक है वो लॉस है, उसको रोका नहीं जा सकता है। अब ये जान लो कहीं पर भी एनर्जी खपत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, चाहे जिस रूप में हो जाए। यहाँ पे हीट के रूप में होता है ना, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट के रूप में लॉस हो रहा है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। मतलब तुम एकदम जीरो नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हम लोग क्या कहें, जो नुकसान है ये हमारे लिए नुकसान ही है। तो जो चीज नुकसान हो अपने जगह पे, और इसी चीज का कहीं पे फायदा बना लो, कहीं पे इसका क्या कर लो, यूज कर लो, कि हीट हो रहा है तो इसका यूज भी कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो, हाँ, जो चीज हमको नुकसान देता है तो एक पहलू उसका क्या देता है, यूजफुल भी होता है हमारे लिए। एंड उसके लिए हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसमें आता है वो जूल्स हीटिंग कांस्टेंट आता है शायद के नाम से, बिल्कुल श्योर नहीं है, वन वैल्यू होता है उसका, वन ही होता है। जूल्स हीटिंग कांस्टेंट रहता है, जूल्स कांस्टेंट के नाम से, ठीक है। वो नहीं देता तो हम भी नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीट का मतलब कहाँ पे हम लोग इस चीज का यूज करके हीट में हीटिंग इफेक्ट्स। देखो हीटिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज है, बट हम लोग इसका कहीं पे यूज करके इसका एडवांटेज रूप में बना लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पे, हीटिंग डिवाइसेस में, हीटिंग डिवाइसेस में। ये एक टॉपिक नहीं है, ठीक है, अभी जितना यहाँ से पढ़ोगे ना पावर तक सब मिला जुला, ठीक है। हीटिंग डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, गीजर और टोस्टर, हीटर, ये सब जगहों पर हम लोग हीट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका यूज होता है वर्किंग ऑफ फ्यूज में भी। तो वर्किंग ऑफ फ्यूज में सिर्फ ये नहीं इन्वॉल्व है, इसका यूज और कहाँ होता है, वर्किंग ऑफ फ्यूज में भी, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे, सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आगे आया है, ये तो नहीं है। आ जाओ। देखो, तो हीटिंग डिवाइस में इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब सब है, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग हीटिंग के पर्पज से यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिक बल्ब के किस पर्पज से यूज करते हैं, ग्लोइंग के पर्पज से, चमकने के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें जो रहता है ना, इसका जो फिलामेंट है वो क्या चीज से बना रहता है, टंगस्टन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ज्यादा हीट पर ये टंगस्टन ग्लो करने लगता है, ग्लो ओनली, मेल्ट तक बात नहीं। इसको नीचे तक करो, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो कैसे से बनाता है, टंगस्टन। एक्चुअली टंगस्टन देखे ना मेटल ही है, टंगस्टन क्या है, मेटल है। और ये उतना ज्यादा हीट नहीं करना है जितना हीटर 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 है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब देखे और एक जगह पे इलेक्ट्रिक हीटर देख लो, इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या चीज से बना था, उसका वायर नाइक्रोम से, विच इज क्या, एलॉय या फिर सेमीकंडक्टर जो बोलो। तो नाइक्रोन जो एक एलॉय है और वो क्या, मेटल। इसका जो काम होता है जैसे क्या, ग्लो करे, हीट लेकर ग्लो करे। ये मेटल, और इसका जो लगभग तुम्हारे बुक में देता है वो लगभग कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास देता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। कितना, 3380, वही मतलब 3000 के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ जो है ना एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीटिंग डिवाइसेस में यूज कर लेते हैं। जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हीट हो रहा है, तो उसका यूज कर लेते हैं हीटिंग डिवाइसेस में।
ये सब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम लोग मेटल का यूज कर लेते हैं वो टंगस्टन है। ऐसे हम लोग जानते हैं मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट देन द क्या एलॉयज। एलॉय की बात करें तो एलॉय के पास क्या होता है, एलॉय और मेटल में क्या फर्क है, एलॉय के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, किसका, एलॉय का। मतलब ये 1-2 हज़ार पे पिघलेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा चल जाता है, 4-5-6 हज़ार तक चल जाता है। और मेटल है ना 1000-2000 तक गलने लगता है। एक आध गो मेटल है जो ज्यादा तक सहता है, तो इसको से बना लेते हैं हम लोग क्या, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब क्या था, 3000 डिग्री तक के गर्म को ये सह रहा है। तो यहाँ से क्या था, ये इतना गर्म हो जाता है कि हमारा जो काम है वो कर लेता है, मतलब ये ग्लो कर लेता है। और बल्ब में जो भर रहे थे ना गैसेस आर्गन वगैरह, वो उसको और इल्यूमिनेट करने में मदद करते, चमकने में। तो कहीं पर हमारा यूज हो रहा है ग्लोइंग पर्पज में, और कहीं पे एक्चुअली हीटिंग पर्पज में यूज हो रहा है। तो इसको अगर इसको में हम लोग मेटल डाल दें तो क्या होगा, तो मेटल हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द एलॉय। यहाँ पर अगर हम लोग मेटल डालने लगे, ये एक्चुअली हीटिंग पर्पज के लिए ही है, गर्मी करे, जितना ज्यादा से ज्यादा गर्मी करे। इसमें से नहीं, गर्मी इतना करे कि वो ग्लो कर जाए, और इसमें एक्चुअली गर्मी करना है इसको। तो अगर यहाँ पर हम लोग मेटल्स का यूज कर ले, या मे बी टंगस्टन का भी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पिघल सकता है। क्योंकि हीटर से हमको क्या चाहिए, हीट अल्टीमेटली, एंड द मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट देन द alloys, so metals can get melt at that melting at that heat। उतने हीट पर क्या हो सकता है, मेटल मेल्ट कर सकते हैं। जिस वजह से तुमको बोला जाएगा हीटिंग एलिमेंट के जो भी फिलामेंट्स हो गए या फिर वायर हो गया, वो सब क्या के बने रहते हैं, एलॉयज से, ज्यादातर एलॉयज से, ठीक है, मेटल से डायरेक्ट नहीं बनता। रीजन इज सिंपल, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द एलॉयज, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ फ्यूज भी कुछ वैसा ही काम करता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ फ्यूज भी हमारा उसी तरीके से काम करता है। अगर हम लोग फ्यूज देखेंगे तो इस तरीके से रहते हैं। ये जो वायर होता है ना, ये मेटल वायर होता है। मेटल वायर जैसे कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, जिसका भी लगा लो, वो मेटल वायर। नॉर्मली कोई भी फ्यूज ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी जो ऑटोमेटिक फ्यूज आने लगा वो वाला नहीं बात कर, जो मैनुअल फ्यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। मैनुअल फ्यूज से जैसा ही फ्यूज देखो, बीच में एक पतला सा वायर तुमको दिखेगा, एंड दैट इज अ मेटल वायर, ठीक है। और ये मेटल वायर हीटिंग इफेक्ट से कैसे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे कैसे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। क्योंकि हमारे घर जो वोल्टेज रेंज है, मान लो 220 वोल्ट तो आता है, कभी कभी अचानक बढ़ के मान लो कितना हो गया, 240 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है 220 से मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है 240 के अकॉर्डिंग, और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे 220 वोल्ट तक हमारे घर में डेली इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो 220 वोल्ट जब वायर से पास हो तो वायर गर्म हो रहे होंगे, है ना। ये तार से भी 220 वोल्ट है, तो ये वायर भी क्या हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा। 240 हो गया तो थोड़ा क्या होगा, गर्मी बढ़ चुका होगा, मतलब टेम्परेचर राइज कर चुका होगा, ठीक है। और इसे करते करते मान लो 260 से 300 वोल्ट तक जाने लगे तो क्या होगा, हीट और बढ़ेगा, है ना। और ये अपना ये वायर का लिमिट रीच कर देगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट और फ्यूज कैसे काम कर रहा है, फ्यूज कंटेन द थिन मेटल वायर, है ना, और इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वोल्टेज, द हीट इन द सर्किट गेट इंक्रीज। और ये हीट को इंक्रीज करने से द मेटल ऑफ द क्या, फ्यूज वायर, द फ्यूज, द वायर ऑफ द फ्यूज गेट मेल्ट एट दैट टेम्परेचर। गिरा लो, गिरेगा, आ जाओ। तो इस पे फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा होगा, बंद हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ा होगा, ओम्स लॉ से जानते क्या बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। और करंट बढ़ चुका तो क्या बढ़ चुका होगा, हीट बढ़ चुका है। और हम लोग एक लिमिट तक उसको लगा रखा है। ज्यादा कोई अगर एलवाइज लगा दिया ना ये सब, तो हमको हमारा घाटा हो जाएगा। कहीं पे हमको इससे अच्छा खासा हीट चाहिए, और कहीं पर लिमिटेड हीट में चाहिए, जिससे का हमारा काम हो जाए, यहाँ पे हमारा ये यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर हीटिंग इफेक्ट आज हम लोग नहीं जानते तो ये चीज़ शायद नहीं हो पाता। जो बहुत पहले देखता हुआ ना, जब मतलब वोल्टेज बढ़ा उड़ जाता सब चीज़ खराब हो जाता था, जब इसका कंसेप्ट उतना नहीं था या फिर हर जगह उपलब्ध नहीं था। अभी के टाइम में तो हर बोर्ड में वैसे होते हैं। और जैसे ही बोर्ड में अगर ओवर हुआ थोड़ा सा भी, तो ये वायर क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, यहीं से सर्किट टूट जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में देखेंगे, फ्यूज होता कहाँ पे, काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ फ्यूज समझ रहे हो, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है कि जो इसका वायर है वो हीट करता है, हीट करने से क्या हो गया, मेल्ट कर गया, तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, सर्किट ही ब्रेक कर गया। सर्किट ब्रेक करके तो हमारे सारे एप्लियंसेस बच जाते हैं। और अगर फ्यूज नहीं हुआ तो डायरेक्ट एंट्री करेगा 260 वोल्ट, सारे एप्लियंसेस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस फॉर्मूला से
निकालना होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हीटिंग डिवाइसेस में, तो इसमें क्वेश्चन किया था अभी। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम मतलब एलवाई का यूज क्यों करते हैं मेटल की जगह पे? तो रीजन इज सिंपल, एलवाई हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड द मेटल्स, है ना। और बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटर एक्चुअली हीटिंग डिवाइसेस ही हैं, दे यूज द इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोवाइड मोर एंड मोर हीट, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट देने का काम ही है उसका। ऐसा काम क्या होता है, वो इतना हीट लेता है ताकि वो ग्लो कर पाए, ठीक है। सबका मतलब अलग अलग, ठीक है। चलो अभी नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे डोमेस्टिक सर्किट जो तुम्हारे सिलेबस से काट चुका है। हम लोग ज़्यादा डिटेल अंदर जाएंगे नहीं, बट फ्यूज का प्लेसमेंट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लोग थोड़ा सा देखेंगे डोमेस्टिक सर्किट को, मतलब हमारे घर में जो लाइन होता है वो कैसे होता है। और इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा पावर, लास्ट टॉपिक है ना, इसको काट रखा, बट इसके लिए फ्यूज को अच्छे से समझने के लिए सब जानना होता है। जो हमारा मेन सप्लाई होता है, मेन लाइन, ठीक है। मेन सप्लाई समझ लो, मेन सप्लाई कौन वाला, पोल, जो पोल पर से वायर आता है वो दो का आता है, जो हमारे घर के मेंस में जाता है, वही एमसीबी जिसको बोलते हैं। अरे जो बता रहे हैं, यहाँ जो होता है ना, यहाँ से पोल से हमेशा एक होता है पॉजिटिव, जैसे लाइव वायर, है ना। एक होता है निगेटिविटी, न्यूट्रल वायर, है ना। अगर इसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो लाइव वायर का जो कलर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रेड, और इसका ब्लैक, ये होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड से। और ऐसा कि बदल देंगे तो करंट नहीं बहेगा, करंट बहेगा। बट हम लोग एक जानने के लिए समझ लेते हैं कि लाल होगा पॉजिटिव है, क्योंकि सारा पोटेंशियल किसके अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। जो तुम बैटरी में भी देखते हो कि यहाँ से अभी अभी करंट निकला है, ये तभी अभी यहाँ पे छोड़ तो करंट तुमको नहीं मारेगा। अगर यहाँ पर बल्ब जोड़ दिए तो क्या बल्ब जल जाएगा यहाँ पे? अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर बल्ब जो तो बल्ब जलेगा नहीं, इस बल्ब से करंट निकल के होते होते बैटरी के नेगेटिव में जाना चाहिए, तब होगा। तो इस वजह से अगर यहाँ पर देखते हैं तो सारा पोटेंशियल किसके अंदर होता है, लाइव वायर, नेगेटिव न्यूट्रल वायर के अंदर कुछ नहीं होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। ये आगे से जाके पूरा होकर सर्किट कंप्लीट होता है, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल पाता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और ये घर के मेन एमसीबी भी जाता है, और यहीं पर लगा रहता है क्या, फ्यूज। सर्किट में नहीं कि जैसे हम लगा रहे वैसे नहीं लगा रहे, वो तो सर्किट में लगा रहता है। देखोगे मेन से फ्यूज होते हैं, अब तुम जैसा फ्यूज रखो, क्योंकि यहाँ के बाद में घर में तुम्हारा कुछ लो पावर डिवाइसेस के लिए भी बन के निकलता है सर्किट, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ लो पावर जैसे टीवी उवी तक। वही जब एसी फ्रिज चलाना है ना तुमको, अलग से इसी में से सर्किट निकलना पड़ता है हाई पावर के लिए। तो जितना भी तुम फ्यूज लगा लो उससे मतलब नहीं, फ्यूज का देख लो मतलब, यहाँ से अगर ये टूट गया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर देता है। यहीं से ये सर्किट बना रखा है, यहीं से फिर आगे वायर करंट कुछ लो पावर डिवाइसेस के लिए, कुछ हाई पावर डिवाइसेस के लिए चले गए हैं, ठीक है। और बाहर से लिया जाता है क्या, अर्थ वायर, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग, ग्रीन इंसुलेशन। अब ये अर्थिंग का यूज क्या है, अर्थिंग का एक यूज तो ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट आता है वो क्या चल जाए, धरती में चल जाए, क्योंकि धरती अर्थ अर्थ एक अपने आप में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसके अंदर कितना भी वोल्टेज चल जाए कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। तो जिस वजह से इसको अर्थिंग वायर को लगाया रहता है। ये सब में देखो तो 3 प्लग नहीं आएगा, ये सब में 3 प्लग आता है, क्यों, अचानक से अगर कभी करंट बढ़े तो अर्थिंग वायर से होते क्या चल जाए, अर्थ में चल जाए, वो एक नॉर्मल से यूज होता है। एक्चुअली अर्थ वायर का यूज हमारे घर में शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग के समय आता है, ठीक है। इसको जानेंगे अभी हम लोग, क्या क्या बोले, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, दोनों अलग टर्म है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, इस टाइम पे अर्थ वायर तुम्हारा ज्यादा काम करता होगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है,
तो शॉर्ट सर्किटिंग जो मन में आ रहा है ना, शॉर्ट लगना, वही होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग मतलब क्या हो गया, वेन लाइव और द न्यूट्रल, जब लाइव और न्यूट्रल किसी अचानक बस सट जाते हैं ना घर में, पता नहीं चलता दोनों पार हो रहा है, दिन भर चल रहा है, हीट हो रहा है, हीट से क्या होता है, उसका इंसुलेशन गल जाता है, और गलने की वजह से अगर वो सट गया, पूरा घर में जो आग उग पकड़ लेता है ना, चिंगारी सब जगह से बिकने लगता है, इसी केस में यही होता है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल जैसे ही सटता है ना, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब दोनों सट गया ना, करंट फ्लो हो गया, करंट इंक्रीज कर गया, करंट इंक्रीज करे तो क्या होगा, हीट इंक्रीज करेगा, और इसी को हम लोग किस रूप में देखते हैं, शॉर्ट सर्किट के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग को शॉर्ट सर्किट के रूप में दिखाई देता है। क्लियर है, और इस टाइम पे भी हमारा अर्थ वायर हेल्प करता है बचाने में। और यहाँ पे हो गया ओवरलोडिंग का केस भी होता है हमारे घर में। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग का होता है जब दो और दो से ज्यादा अप्लायंसेज एक ही सॉकेट से लगा देते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे हमारा सॉकेट रहता है एक ऊपर ना, तीन प्लान, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और सॉकेट लगा देते हैं ऊपर से, ऐसे जिसमें एनए से भी लगा सकते हैं, एनए से भी लगा सकते हैं, बीच से भी, इधर से भी, और इधर से, ऐसा सॉकेट आता है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक ही सॉकेट से बहुत ज्यादा करंट निकल रहा है, एक ही सॉकेट से, हम एक बार में एक सॉकेट में एक एप्लायंस के लिए सही है वो, उससे उस सॉकेट से जो करंट पास होगा उससे हीट बनेगा, वो सॉकेट उतने के लिए आया ही है तुम्हारा। सॉकेट जो खरीदने जाओगे तो बोलेगा 1 एम्पियर के दे, 5 एम्पियर के दे, 10 एम्पियर के, तो जितना ज्यादा वैल्यू का लोगे उतना अच्छा तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यू का लोगे उतना अच्छा वैल्यू का तुमको मिलेगा। तो अगर मान लो उसमें भी तुम क्या करते, 4 को 5 को और लगा दिया, एक और एक्सटेंशन टाइप में लगा दिया, सब तरह से घुस लेगा, तो क्या होगा, सब एप्लायंस से करंट लेगा, सब करंट के बदले वहां पर हीट ज्यादा बन जाएगा, और उसी हीट से हम लोग क्या कहते हैं उसको, ओवरलोडिंग का केस बोलते हैं। ओवरलोडिंग हमारा शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम भी हो पाता है। तो इन दोनों टाइम पे भी हमारा अर्थ वायर हेल्प करता है पूरे सर्किट में से जो भी एक्स्ट्रा करंट है उसको हटाने। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो फ्यूज कैसे कनेक्टेड होता है, फ्यूज तो हमारे हीटिंग इफेक्ट में ही काम करता है कि वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो वायर मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि मेटल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट है, और ये बना भी रहता है नॉर्मल कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ इस टॉपिक के साथ रिलेट किया खाली हम लोग फ्यूज का पोजीशन ये सब, और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट डिफाइन के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखने से हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक है आज का। और न्यूमेरिकल भी इधर ही से है, ये तो तुम्हारा थ्योरी पोर्शन था। हीट का न्यूमेरिकल बहुत आसान सा, H बराबर है टी, बस उसी एक फॉर्मूला पे, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं, बीच वाला जो बताया थ्योरी था, और अब जो बताएंगे फिर से न्यूमेरिकल आ जाएगा, पावर। ठीक है, तो पावर, पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो पावर होता था रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग वर्क, दोनों सेम ही। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक्चुअली वर्धन किया जाता है, वोल्टेज करता है ना, वोल्टेज चार्ज को उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाता था, वर्धन कर रहा है ना वो, वही वर्धन को रेट के साथ, रेट मतलब 1 सेकंड में ले जा रहा है कि 2 सेकंड में ले जा रहा है कि 4 सेकंड में ले जा रहा है, एक ही 1 जूल को 1 जूल का काम करना उसको कितनी देर में कर पा रहा है, 1 सेकंड में कर पा रहा है, 2 सेकंड में कर पा रहा है, कब कर पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल टू 1 जूल का वर्क डन 1 सेकंड के लिए अगर करेगा तो बन जाएगा क्या, 1 जूल पर सेकंड, एंड जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट, W। तो पावर यूनिट क्या हो जाएगा, 1 वाट। इसको डिफाइन करना तो बताइए 1 वाट क्या होगा, फिर 1 वाट क्या होगा, इट इज द पावर, 1 वाट क्या है, पावर ही, इट इज द पावर कंज्यूम when 1 joule of work is done for 1 second। सीधा मतलब यही होता है ना, कि
ये वो पावर कंज्यूम है, पावर कंज्यूम होता है मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसको पावर को खर्चा लेते हो ऐसे। जैसे बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है तो ट्यूबलाइट मान लो 10 वोल्ट का, सॉरी जो बल्ब आता है 9 वाट का आता है, ट्यूबलाइट मान लो 20 वाट या 30 वाट का आता हो, तो 9 वाट का बल्ब का मतलब क्या हो रहा है, ये 9 वाट जितना पावर खा जा रहा है, मतलब ले रहा है पर सेकेंड 9 वाट हटा रहा है, मतलब पर सेकेंड 9 जूल का पावर वो ले रहा होगा बल्ब। हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है वहां से कितना पावर ले रहा है, 9 जूल का पावर वो खत्म कर रहा है पर सेकेंड। दैट इज वो किसमें काउंट होता है, वाट में। ठीक है, 1 वाट का डिफाइन हो गया। और पावर का कुछ और फॉर्मूला, जैसे पावर इंटू वर्क डन बाय टाइम तो पढ़ लीजिए। डब्ल्यू बराबर कभी क्या पढ़े थे, जैसे तुम लोग पढ़े हो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, V क्यू हो सकता है। पावर इंटू क्या हो सकता है, V क्यू बाई टी रख सकते हैं। तुम लोग कभी Q बराबर आई टी पढ़े हो, आई बराबर पढ़े थे ना Q बाई टी, तो Q बराबर आई टी लिख सकते हैं। उसको लगे फिर से पुट करो तो क्या होगा, V आई टी बाई क्या टी, तो टी से टी कटेगा तो पावर इंटू क्या बन जाएगा, V है। एक और फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आएगा उसको यूज करना। हम डिराइव करके दिखा रहे हैं, इट मींस ये नहीं कि डिराइवेशन बहुत हार्ड है, तो कुछ नहीं कर रहे, बस फॉर्मूला को पुट करते चले जाओ और करेंगे और आएगा। जैसे V इज इक्वल टू आई आर भी पढ़े थे, V की जगह आई आर डाल दो, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये एक फॉर्मूला हो सकता है पावर। आई को हटा दो वहां से, यहाँ से आई बराबर क्या होता है, V बटा आर, यहाँ से जाओ पावर यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ये भी हो सकता है फॉर्मूला। इतने सारा फॉर्मूला से क्या मतलब, हमको फॉर्मूला एक मेन वाला याद रखना है और एक ये वाला, पावर इक्वल टू भी है याद हो जाता है, इससे ज्यादा काम ये एक पड़ जाता है इससे। ठीक है, सबका ऐसे तो बाटी में आने वाला है। एक कभी यूज होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ पावर का रिलेशन। एक कभी यूज होगा जब करंट एंड रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन। एक कभी यूज होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन। तो जब जैसा गिवन करेगा वैसा कर देना, और नहीं भी आता तो तुम इससे भी चल सकते हो, इससे भी चल सकते हो। ठीक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये पावर खाली यहाँ बोर्ड पर दिखने भर का, कैलकुलेशन भर का। रियल लाइफ में हम लोग इस पावर को कमर्शियल यूनिट के रूप में देखते हैं, कमर्शियल पर्पज से देखते हैं। मतलब कमर्शियल पर्पज मतलब फाइनेंशियल काम से। जैसे हम लोग घर में बिजली चला रहे हैं तो हमको मालूम है कि इसके लिए क्या भरते हैं, बिजली बिल भरते हैं। ये कमर्शियल बात है, फाइनेंशियल बात है। तो इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा बेस, ना वोल्टेज को, ना करंट को, ना रेजिस्टेंस को, जितना भी यूनिवर्सिटी में पढ़े ना वो सब किसी को नहीं बनाया गया है। किसको बनाया गया, इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिकल पावर को ही हमारा बेस बनाया गया फॉर द कमर्शियल, कमर्शियल काम के लिए, पैसा वैसा के लिए, बिजली बिल जोड़ने के लिए। उसको अलग से पढ़ना होगा, कुछ छोटा सा टॉपिक है, इतना याद रखोगे। इसमें जस्ट हम लोग पावर का फॉर्मूला जाने, वाट का डिफाइन जरूरी है, और बाकी तो डिराइवेशन तुमको देखा है। क्लियर, यूनिटी पावर का ही टॉपिक में हम लोग पढ़ना होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। कमर्शियल यूनिट अलग है, कमर्शियल यूनिट जहां पर हम लोग इससे बिजली बिल सब कैलकुलेट करके पेमेंट कर पाते हैं। कमर्शियल यूनिट होता है 1 kWh। कमर्शियल यूनिट बोलते हैं 1 यूनिट। कमर्शियल यूनिट किसको बोलता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू kWh के बराबर। ठीक है, kWh 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट क्या, इट इज द पावर, इट इज द पावर कंज्यूम फॉर 1 आवर। जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ भी पावर कंज्यूम करे कितने देर के लिए, 1 घंटा के लिए, तो उसको कितना का पावर बोलेंगे, 1 यूनिट का पावर बोलेंगे। इसी पर तो पूरा बिजली बिल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, 1 kWh का मतलब क्या होता है, kW मतलब हो गया वाट को किलोवाट में चेंज करनी हो, दैट इज पावर ओनली। एंड आवर मतलब कितने घंटों के लिए तुम जला रहे हो। ठीक है, अगर मान लो कोई 1000 वाट का अप्लायंस है तुम्हारे घर में, उसको किलोवाट आवर में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे के लिए अगर जलाते हैं, अगर 1 घंटे के लिए जलाते हैं तो कितना का खाएगा वो, 1 यूनिट। उसको 8 घंटा के लिए तुम जला दिए, कितना खाने लगेगा वो, 8 यूनिट। तो अभी देखेंगे, अभी आएगा इसमें बात आ जाएगा। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, 1 यूनिट। एंड kWh, ज़्यादा इसी को बोलना था, kWh। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, kWh। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, पावर कंज्यूम फॉर 1 आवर। पावर किलोवाट, पावर कंज्यूम फॉर 1 आवर, पावर कंज्यूम फॉर 1 दिन है।
अब 1 यूनिट अभी तक हम लोग पावर को वाट वुट में देखे, हीट को जूल में देखे, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना, 1 यूनिट को जूल में, तो किलोवाट को कितना लिख सकते हैं, 1000 वाट। पावर को सेकेंड में डालेंगे कितना होगा, 3600 सेकेंड। ये जो 1000 इंटू कितना 3600 होगा, वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, वाट को, और सेकेंड को सेकेंड रहने तो कट गया, कितना हो गया, कितना जूल, मतलब 1 यूनिट में कितना जूल का एनर्जी होता है, 4 ही है, 5 होगा। 1 जूल में कितना जूल का 1 यूनिट में कितना जूल का एनर्जी होता है, तो इतना, इसको कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ जूल। इतने जूल का एनर्जी होता है 1 यूनिट के अंदर। तो कभी कन्वर्जन आएगा तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे अब क्वेश्चन बनाओगे ना, बहुत अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेते थोड़ा बनाने का। मान लो एक तुम्हारे घर में 9 वाट का बल्ब है, दिन भर में 8 आवर के लिए तुम जला रहे हो उसको, 1500 वाट का मान लो एक आयरन या कुछ है, जिसको आयरन मान लेते हैं, 2 आवर तुम दिन भर में चलाते हो, ठीक है। टीवी पंखा उनका सब मिला के जो भी डिवाइसेस मान लो 1000 वाट का, बुक में तुमको देगा इतना चीज को तुम इतने देर के जला रहे हो, ठीक है। तो इतना मान लो क्या है, टीवी ये सब जो भी अप्लायंसेज है वो तुम मान लो दिन भर में कितना 4 घंटा चला रहे हो, तो बोलेगा तुमसे पावर बताइए कितना होगा। तो पहले हम लोग टोटल पावर निकालने की कोशिश करेंगे, तो 9, 1500 और 1000, तो ये थोड़ा सा भाड़ रहा है ना, छोटा हो जाएगा। जब देगा तो कैलकुलेशन इजी कर देगा। इसको मान लो कोई 500 कर ले लेते हैं, 500 करके कोई अप्लायंसेज ले लेते हैं, 8 घंटे के लिए तो कोई इतना बड़ा नहीं चलाते हैं 500 वाट का, मान लो 2 या 3 आवर ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसका पावर पहले निकालो अच्छे से, इसका यूनिट में कितना हो जाएगा, 500/1000। कहाँ जाना होगा हमको, कमर्शियल यूनिट पे जाना होगा, वाट में नहीं चलेगा, किलोवाट आवर में चलेगा। तो ये बदलने से क्या होगा इसका, किलोवाट, और आवर का मल्टीप्लाई कहाँ गया, आवर का मल्टीप्लाई करो, कितनी देर के लिए चला है, 3 घंटे के लिए चला है ना। तो कितना निकल के आ रहा है, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 kWh। 1.5 kWh का पावर कौन खाया, जो भी एलईडी का अप्लायंस था तुम्हारा। आयरन चला है, आयरन कितना देर के लिए चला है, आयरन देखो 1500 वाट का था, किलोवाट में चेंज करेंगे वहां जाने के लिए, आवर से मल्टीप्लाई, तो आवर से मल्टीप्लाई 1 घंटे चलो, 1 से करो, 2 घंटे की चलो तो 2 से, जितना देर के चला तो अपना करो, तो कितना आ जा रहा है, लगभग 3 kWh। kWh में लगा छोड़ना होगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 kWh आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो हुआ ना 4 से गुना, तो 4 kWh। टोटल पावर कितना खर्चा हुआ, 1.5, 3, 4, 4, 3, 7, 8.5 kWh। अभी हम ऐसे ही निकाले, तो तुमको देखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या एक दिन का देख रहे हैं 3 घंटा, और बिजली में एक दिन का आ जाता है, नहीं वो महीने भर का, 30 दिन का और गुना होगा। तो कुछ बनाते से बना लो, समझ लो कैसे बनाते हैं। तो kWh पर लास्ट तुमको जाकर रुकना पड़ेगा विथ ऑल योर अप्लायंसेज नो, जितने भी घर में अप्लायंसेज में सबका क्या निकल लो, kWh, क्योंकि लास्ट में जब बिजली बिल वाला आएगा देखने, तुमसे बोलेगा kWh मतलब हो गया 8.5 यूनिट, कितना हो गया 8.5 यूनिट। तुमसे बोलेगा 1 यूनिट का 4 रुपये लगता है गाँव में, तो शहर में 8-9 रुपया, तो कितना दे देगा पैसा, 8.5 इंटू 4 गुना कर लेंगे, है ना, कितना हो जा रहा है, लगभग 34 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। ये 34 रुपये के आसपास बिल आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि इतना देरी चलाता है, आयरन हम लोग 2 घंटे के लिए उतना नहीं चलाते, बट इतना देखोगे ना बिजली बिल 1500 तुम्हारा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन है, आप तुमको फुल एससी वर्मा का सारा क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। एससी वर्मा का सारा क्वेश्चन और एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख लो। इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम्स एनर्जी रेट ऑफ कितना 840 वाट, तो लिख सकते हैं पावर यूनिट 840 वाट डायरेक्ट। व्हेन हीटिंग इट एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इट इज द मिनिमम। एक बार पावर 360 वाट का खाता है, एक बार पावर जब ये 840 वाट का खाता है, मतलब जब पूरा मैक्सिमम रेट पर जितना चाहिए उसको पूरा वोल्टेज ले पकड़ते हैं, तब वो कितना जा रहा है 840 वाट। जैसे हम लोग ऐसे चलाते हैं मिक्सर, 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड, तो ही होता है। मान लो लोअर स्पीड पे इतना पावर खा रहा है, हायर स्पीड पे इतना पावर खा रहा है, वोल्टेज कितना दे रहा है दोनों का,
डोनर वोल्टेज कितना दे रहे हो? 220 वोल्ट का। वाटर द करेंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। इन ईच केस मतलब ये दोनों केस अलग हो गए, एक केस ये है और एक केस ये है। वोल्टेज घर का बदलेगा बार बार, वोल्टेज नहीं बदलेगा, जो निकल रहा है वही निकलेगा, ठीक है। आई दोनों में क्या होगा और आर दोनों में क्या होगा। तो हमारे पास क्या क्या दिया, टी भी आई पूछा है, टी दिया है, भी दिया है, आई पूछा है। कौन बराबर फॉर्मूला? भी आई। यहाँ से आई निकल जाएगा। अगेन इसके लिए भी पी भी आई, तो आई निकल जाएगा। फिर से पी दिया है, भी दिया है, आर पूछा है, पी दिया, भी दिया, आर है, तो पावर यूनिट क्यों यूज कर लेंगे, भी स्क्वायर बाई आर वाला निकल जाएगा। देखो आंसर में देखो क्या कर लिया, आई 840 वाट के लिए कितना आया, 3.82 एम्पियर। आई तुम्हारा, इसका आर निकाला है, इसका आर दोनों, इसका आई कितना निकाल दिया, 3.82 एम्पियर। इसका आर कितना निकाल दिया, दोनों का आर, दोनों का आई पूछा था ना। इसका आर कितना आया, 57.6 ओम का, 60 ओम का है ना। अब इसका आई कितना आया, 1.64 एम्पियर का, और इसमें कितना आया, 134.15 एम्पियर। ये चीज तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकलने में कोई प्रॉब्लम, निकल जाएगा। बात क्या देखना होगा, तो इसके अंदर करंट क्या हुआ, ज्यादा कंज्यूम हुआ है, बिकॉज इसको हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू तक चलाए, मतलब लेवल 3 का स्पीड है ना। और इसमें थोड़ा कम स्पीड चला, तो कम स्पीड चला मतलब कम काम किया था, कम काम किया रेजिस्टिविटी कम खाएगा, और रेजिस्टिविटी कम खाएगा इट मीन्स रेजिस्टेंस उसका कम लगा होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका, करेंट कम खा रहा है, करेंट कम कैसे है, ये देखो, ठीक है। वो इसके साथ दे रहा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट एक कम कंज्यूम किया होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा इसके अंदर बना। ये फालतू नहीं, मतलब रेजिस्टेंस ही ज्यादा से ज्यादा करंट को रोका होगा, क्योंकि उतना है ही नहीं। अगर हम इसके पावर को बढ़ाएंगे ना तो ये घट जाएगा, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12.11 में 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। 100 जूल का हीट बनता है, पावर कितना दिया, सॉरी हीट दिया, हीट दिया, पावर वाट में देता। ईच सेकेंड टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड के लिए। रेजिस्टेंस कितना लिया है, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, भी पूछा है, भी बराबर वाट। तो एक इसका फॉर्मूला जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या निकल सकता है यहाँ से, आई निकल जाएगा। जब आई निकल जाए तो भी इक्वल टू आई आर का यूज करके क्या निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आई स्क्वायर आर टी ये भी किया है, तो उससे निकल गया 5 एम्पियर, और भी इक्वल टू आई आर से निकल लिया 20 वोल्ट, ठीक है। आ जाओ इंटेक्स पर। Why does the cord of electric heater does not glow when heating element does, while heating element does? जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो बल्ब वायर था ना, वो कोड था, वो ग्लो नहीं करता है, वाइल अदर हीटिंग एलिमेंट कर जाता है, ठीक है। तो अदर हीटिंग एलिमेंट का जो कोड होता है वो ज्यादातर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से बने रहते हैं, है ना। देयर पर्पस इज ओनली टू ग्लो, बट द हीटर पर्पस इज टू गिव मैक्सिमम हीट, ठीक है। सो दे आर नॉट मेड अप ऑफ द मेटल्स, ठीक है। वो मेटल्स के द्वारा, मेटल्स के नहीं बनाए रहते, वो दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज, है ना। सेमीकंडक्टर एलॉयज, मेनली हम लोग एलॉयज को बोला करेंगे, ठीक है। वो एलॉयज से बने रहते हैं ताकि वो हमको हीट दे, क्योंकि इसका पर्पस ग्लो करने का नहीं होता, इसका पर्पस क्या होता है, हीट देने का होता है। फिर है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 90,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो क्या बोलता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, क्या चाहिए, हीट चाहिए, पहला बोला है। तो व्हाइल ट्रांसफरिंग ऑफ इतना कूलम ऑफ चार्ज, सी दिया, क्यू दिया, क्यू कितना दे दिया, 96,000 कूलम को पास करना है तुमको, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, और वोल्टेज कितना दे दिया है, 50 वोल्ट। तो सब डायरेक्टली रिलेटेड तो ये सब नहीं, कुछ फॉर्मूला हमको अभी ऐसा मिल रहा था जो डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे ये देखो, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, तुमसे पूछा गया था भी इन तीनों से रिलेशन है ही नहीं, हमको आई निकलना पड़ेगा, आई से वहां जाना पड़ा। सेम कुछ यहाँ भी कम हो रहा होगा, एच दिया और भी तक चल गया, और एच निकालने को बोला, तो एच निकालने के लिए हमको सिंपल सा बात है,
आई स्क्वायर आर इंटू टी, इतना कुछ चाहिए, आई भी चाहिए आर भी चाहिए, टी हमारे पास है, तो क्यू दिया होगा कुछ ना कुछ रिलेटेड से। आई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी, क्यू बहुत क्लियर दे रखा है, टी भी क्लियर दे रखा है, और टी सेकंड में नहीं होता, टी आवर में नहीं होता, कहाँ होता है सेकंड में। कितना करंट कटेगा 160 बार में, तो 160 एम्पियर का करंट है। हाँ 3600 से बोला, 3600 के लिए जाएंगे, डबल जीरो कटेगा, तो एम्पियर बहुत ज्यादा आ चुका था, कितना कटेगा 48, 36 में 96 होता है, 18 बार में कटेगा ये पहले, ठीक है 9, ये कितना बार कटेगा 24, 3, 8, मतलब 8/3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है 8/3 एम्पियर आया, तो आर निकालना पड़ेगा, आर इक्वल टू क्या होगा भी बटा आई, देखो भी दिल था आई है, मतलब कहने का वही है ना कि फॉर्मूला देख के डायरेक्ट बन भी जाए, हो सके इनडायरेक्ट वे में पूछा गया, ठीक उसका यही चीज दिखाना चाह रहे थे, क्लियर। अभी रेज कर और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आज। आज बोले थे आज क्लास लंबा जाएगा थोड़ा, आराम से फिर इस वीक पर बनवाएंगे न्यूमेरिकल। देखो एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जो वाला सो लिखे है ना, एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, अभी देते तो डायरेक्ट बन जाता था क्वेश्चन, अभी है कि फॉर्मूला को इनडायरेक्टली यूज करेंगे। कैलकुलेट द हीट, हीट को पहले लिखेंगे, हीट बराबर वाट, एंड टाइम कितना बोल दिया 30 सेकेंड, तो हमको हीट निकालना है, डेट इज आई स्क्वायर आर टी, तो लगभग सब कुछ दिया ही हुआ है, डायरेक्ट बन जाएगा ये, देख लो जैसे लिखे वैसे ही दिख गया आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खाली क्वेश्चन सुनो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट जनरेटर, क्वेश्चन यहाँ सुनो, 220 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं भी, 220 वोल्ट को लिख सकते हैं भी, द करेंट इज, तो आई दिया है 0.50 एम्पियर, लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट इज द पावर, पावर इक्वल टू क्या पड़े हुए भी आई, तो डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं। फिर से एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट ऑपरेट्स फॉर 8 आवर पर डे, क्या बोला है पावर है 400 वाट और ऑपरेशनल टाइम जानना होगा, कोई भी चीज को हम लोग जलाएं बुताएं से मतलब नहीं होता, उसको यूज करने के लिए दिए, जिसका ऑपरेशनल टाइम दिया है तो उसको भी यूज करना होता है, कितना दिया है 8 आवर पर डे का ऑपरेशनल टाइम है, ठीक है इसको रहने दो। अभी बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर 30 डेज, इसका कॉस्ट चाहिए कितने दिन के लिए 30 डेज का कॉस्ट चाहिए, अगर अगर 1 kWh का वैल्यू कितना, 1 kWh का पैसा कितना बोला है 3 रुपया, समझ रहे हो कैसे कैसे करना होगा, इसको kWh में जाना पड़ेगा, तो पावर निकालेंगे 400 बटा 1000 हो गया क्या kWh में जाने के लिए 8, ये क्या हुआ पर डे पावर है, ये क्या है पर डे पावर है, पर डे पावर से जाएंगे कहाँ आवर, ये हो गया हमारा क्या मंथली पावर 30 डेज पावर, देख लो इसे डायरेक्ट निकाल देना, पावर को किलोवाट में चेंज किए 1000 से, किलोवाट हो गया, इनटू आवर करना पड़ेगा, तो आवर जितना ऑपरेशनल टाइम है वो, तो ऑपरेशनल टाइम देखेंगे कब तक का दिया तो पर दिन का, और महीने का कितना होता है ऐसे 30 दिन डायरेक्ट भी बोला है, तो 30 दिन का ये निकल गया, ये हो गया हमारा कितना 30 डे, ये पर वर नहीं जस्ट 30 डे, कैलकुलेट करो 16/5 इंटू 30 और है ना 1696 kWh है, 1696 kWh है, कहीं गलती भी किए हैं ठीक है, तो ये हुआ इतना यूनिट तुम 30 दिन में जलाए हो ना, और 1 kWh का पैसा तुमसे कितना मांगा गया था 3 रुपया, तो 96 kWh का कितना दोगे छोटे 18, 288 रुपये बिजली बिल बन रहा तुम्हारा, बिजली बिल देखा कैसे कैलकुलेट हुआ। और कुछ क्वेश्चन इंडेक्स खत्म कर लो। व्हाट डिटरमाइन एट विच एनर्जी इज डिलीवर बाय द करंट, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच, कौन डिटरमाइन करता है उस रेट को जिससे एनर्जी डिलीवर होता है, रेट को डिटरमाइन करने वाला कौन है पावर, सीधा पावर ही डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, तो पहले 5 एम्पियर लिखेंगे, आई बराबर कितना
5 एम्पियर, बिना पढ़े हम आगे पे लिख रहे हैं अभी कितना, 5 एम्पियर है ना, फ्रॉम अ लाइन 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का लाइन से, 220 वोल्ट का लाइन से है ना। डिटरमाइन द पावर, पी चाहिए पहले, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम ई चाहिए, ये कितना चाहिए 2 आवर के लिए, ये एनर्जी कौन सा, ये KWH कमर्शियल यूनिट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पावर निकालो, तो पहले तो पावर डायरेक्ट निकल रहा है तुम्हारा भी आई कितना 220 गुना 5 कितना 1100, इतना वाट एनर्जी निकाल लो, एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, तो 1100 का 1000 पॉइंट 2 आवर हो गया कितना 2.2 KWH, इतना एनर्जी खर्च हो रहा है, सही है। अब नहीं, बाकी जो बचन है एक्सरसाइजेस अगले दिन, आज भाई इतना तुम लोग करके लोगे, पकड़ो। अभी भाग नहीं जाना सर।